Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया सेकंड पार्ट। जी हाँ, ज्योग्राफी का जो सेकंड लेक्चर है, हमने इसकी बात की है अभी तक के चैप्टर में। आज हम इस ज्योग्राफी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 का थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की है जो भी क्रॉप्स होती हैं सीजन के बेस पे और साथ ही साथ स्टडी के बेस पे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है और हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग भी पढ़ी है। तो चलिए आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन कौन कौन से हुए, यानी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन कौन से रिवॉल्यूशन किए गए हैं। तो उन्हीं सबके हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, जैसे इन सभी की हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले दो वीडियो लेक्चर हमने बात की है क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन की। जी हाँ, हमने क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें हमने देखा कि सीजन के बेस पे 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। जी हाँ, और उसके बाद हमने देखा कि स्टडी के बेस पे क्रॉप्स 2 टाइप की होती हैं, एक तो फूड क्रॉप और दूसरा होता है कौन सा हमारा कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। जी हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जी हाँ, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती हैं, साथ ही साथ हमने सिस्टम ऑफ फार्मिंग भी पढ़ा था। और लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर में हमारी गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूशन किया है, हमारे देश के एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कैसे गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया है, गवर्नमेंट की एजेंसीज ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एग्रीकल्चर जो हमारे कंट्री का एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने से हमारे कंट्री जो होगी वो डेवलप होगी। हमारे देश की अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे देश के एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी हमारे देश में जो कृषि है, यानी कि फार्मर्स की कंडीशन है, हमारे यहाँ जो खेतों की इरिगेशन की जो प्रोसेस है, इन सब को बढ़ाना होगा, डेवलप करना होगा। तब जाके क्या होगा, हमारे देश में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा और देश की इकोनॉमी भी क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे कि अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना था, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जिसे हम खाते हैं, जैसे कि सरसों, सोयाबीन, इस तरह के तेलों का प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई, स्कीम निकाली, जिसको बोला गया क्या, येलो रिवॉल्यूशन। और इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना था, है ना, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और हम इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं विदेश में, जिससे में पैसा जनरेट होगा। तो इस मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या लाया गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया गया। और बिल्कुल उसी तरह से हमारे यहाँ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाने के, सीरियल्स का, ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी गवर्नमेंट ने की है, ताकि देश का क्या हो, एग्रीकल्चर डेवलप हो और साथ ही साथ हमारी देश की इकोनॉमी भी क्या हो, बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्हीं रिवॉल्यूशंस की। तो चलिए इन सारे रिवॉल्यूशन में से हम एक एक करके सारे रिवॉल्यूशंस को पढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, इन सारे रिवॉल्यूशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके इन रिवॉल्यूशन में से कोई भी एक रिवॉल्यूशन कंपलसरी पूछा ही जाता है। जी हाँ, बार बार, या तो शॉर्ट लोग लिखने आ जाएगा। So students, let us study about this green revolution, yellow revolution, white revolution, etc. बट इन सभी रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन रिवॉल्यूशन में से एक रिवॉल्यूशन कंपलसरी पूछा ही जाता है। जी हाँ, एक रिवॉल्यूशन कम से कम 2 या 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है, या फिर कई बार 2 रिवॉल्यूशन के बीच डिफरेंस भी पूछ देता है, जैसे कि व्हाइट और येलो रिवॉल्यूशन के बीच, या फिर ग्रीन या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन के बीच डिफरेंस पूछा जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसे हिंदी में कहा जाता है हरित क्रांति। ग्रीन मतलब ग्रीन क्रॉप से, यानी जो भी हरी फसलें होती हैं, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, अनाज, इन सब फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, इसे ही क्या नाम दिया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है। तो हम बात करते हैं सिस्टमेटिकली कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, इसके परफेक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या है, देखिए, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ावा करना है, मतलब रैपिड इंक्रीज करना है, बढ़ोतरी करनी है
रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ, किसका इस्तेमाल करके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तो बढ़ाना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, बाय द यूज ऑफ सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी उच्च क्वालिटी के, है ना, उच्च क्षमता के क्या करना है, बीजों का इस्तेमाल करना, अच्छी क्वालिटी के सीड्स इस्तेमाल करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी, इसको HYV सीड्स भी बोलते हैं, कैपिटल में HYV सीड्स भी कहते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, खाद का इस्तेमाल जैसे कि यूरिया, पोटाश, है ना, इन खादों का इस्तेमाल करके, और न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि पुरानी नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन का इस्तेमाल करना, हार्वेस्टर बड़ी मशीन का इस्तेमाल करना, प्लो के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, बैलों का नहीं, है ना, इन सब चीजों को इस्तेमाल करके क्या करना, जो भी रैपिड इंक्रीज करेंगे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक बात तो आपके सामने क्लियर है डेफिनेशन। हम अगर इसको ओवरऑल अगर कंबाइन करते हैं, हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है किन चीजों का इस्तेमाल करके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके, और तो और न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसे ही क्या कहा गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन करना क्यों है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रेन, सीरियल्स, अनाज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसे हम विदेशों में बेच सकते हैं, साथ ही साथ हमारे सिटीजन्स के लिए, यानी हमारे इंडियन पीपल के लिए उगा सकते हैं बहुत सारा खाना, जिससे क्या होगा, हमें इनकम जनरेट होगी और हमारे कंट्री की जो हेल्थ स्टेटस होगी वो भी डेवलप होगी। तो ये हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब सवाल ये आता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो आपके लिए हम बता देते हैं कि हमारी कंट्री में, जैसा हमने पढ़ा कि इंडिया का 51% लैंड जो है एग्रीकल्चर के लायक है, खेती के लायक 51% जमीन हमारे इंडिया में है। हम खेती करते भी थे, लेकिन परेशानी ये थी कि वही पुराने तरीके से खेती, वही हल बैल का इस्तेमाल, वही जो नॉर्मल खाद का इस्तेमाल होता है, गोबर खाद, है ना, मैन्यूर का, काऊ डंग का मैन्यूर इस्तेमाल होता था, यानी वही पुराने मेथड्स, सीकल, है ना, फावड़े का इस्तेमाल। तो जो भी खेती करने में टूल्स लगते थे वो सब पुराने टूल्स, पुराने मेथड से खेती की जाती थी। तो पुराने मेथड से प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है खेत में। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, वहां पे 100 क्विंटल गेहूं अगर उग रहा है पुराने मेथड से, अगर हम न्यू मेथड लगाएंगे तो 100 से ज्यादा उग सकता है, 120 या 150 जो गेहूं है टन, उतना क्विंटल गेहूं भी उगाया जा सकता है। तो क्या करना है, उसी लैंड से हमें कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, हमारे पास लैंड थी, हम प्रोडक्शन बढ़ा भी सकते थे, लेकिन पुराने मेथड इस्तेमाल करने की वजह से, पुरानी टेक्निक्स, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम क्या दिया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में करना क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रैपिड इंक्रीज करना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है ना, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और कैसे, बाय द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इसे ही क्या किया गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आई एम श्योर कि आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यानी इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में रैपिड इंक्रीज तो करना है, यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, सब करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, इसकी कुछ खास बातें थी। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या फिर हम कह सकते हैं कुछ प्रोविजंस थे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन स्कीम में, इस योजना में, इस प्रोग्राम में। तो चलिए हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स, कौन सी प्रोविजंस लाए थे इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। So students, let us study about what are the characteristics of green revolution. ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो जो काम करने थे, जो जो एक्टिविटीज करनी थी, उसे ही क्या कहा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे कि कौन से काम करने थे, चलिए हम देखते हैं। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन में उच्चतम क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करने थे। बीज अगर अच्छा होगा तो प्लांट भी कैसा होगा, अच्छा। देखिए क्या होता है, हम जो नॉर्मल बीज लेते हैं उससे जो प्लांट उगता है उसमें कम राइस के दाने उगेंगे आप मान लीजिए, लेकिन अगर लैब में बना हुआ बीज रहेगा, लैब में उसको ट्रीट किया गया होगा, उस पर केमिकल लगाया होगा, साइंटिस्ट ने उसको मॉडिफाई किया होगा, उसकी अलग स्पीशीज बनाई होगी, तो इससे क्या होगा, उससे ज्यादा बीज निकलेंगे, यानी कि प्रोडक्शन जो होगा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, पहले जो राइस का प्रोडक्शन होता था वो कम होता था। उसका कारण क्या था कि किसानों के पास जो राइस के बीज होते थे, है ना, धान लगाने के लिए, उनके पास जो राइस के बीज होते थे, उससे राइस का जो पौधा होता था ज्यादा ऊंचा, लगभग वो 4 फीट का हुआ करता था ना, 3.5 से लेकर 4 फीट का वो पौधा हुआ करता था।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि वो प्लांट का स्टीम ज़्यादा होता था, पत्तियाँ ज़्यादा होती थी, तो उससे प्रॉब्लम ये था कि वो ज़्यादा वाटर चाहिए होता था, उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होते थे, तो उसके सीड्स जो होते थे वो पतले और छोटे हुआ करते थे क्योंकि ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर नहीं हो पाती थी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके उन सीड्स को, जीन्स को बदल दिया। अब वो सीड्स जो है उनकी वैरायटी चेंज हो गई है। अब वो सीड्स क्या है, उनसे जो प्लांट बनेगा वो प्लांट अब छोटा रहेगा, उसकी हाइट कम रहेगी, है ना, उसकी हाइट लगभग 2.5 से लेकर 3 फीट के बीच रहेगी। तो अगर इस तरह का होगा, प्लांट छोटा होगा तो उसको कम पानी चाहिए होगा, उसको कम फर्टिलाइजर चाहिए होगा, और कम से ही वो ज़्यादा एनर्जी अपने सीड में स्टोर कर सकता है। इससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही काम किया किसने, साइंटिस्ट ने। यानी इस तरह से अच्छी क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करते हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यही करना था किसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। दूसरा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो भी खाद इस्तेमाल होगी वो केमिकल वाली इस्तेमाल होगी, रासायनिक खाद का इस्तेमाल होगा, है ना। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा। मिट्टी का टेस्ट करेंगे, मिट्टी में अगर केमिकल, कौन से केमिकल की कमी है, पोटाश की कमी है या यूरिया की कमी है या जिंक की कमी है, तो वो डालेंगे। लेकिन अगर हम मैन्यूर से गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं ना, पारंपरिक जो है हमारा शुरू से चला रहा है, हम बार बार वही इस्तेमाल करते हैं किसान लोग जनरली विलेज के, तो उससे क्या होता है, हमारे मिट्टी में हमें चाहिए यूरिया, लेकिन उस गोबर खाद में, उस मैन्यूर में सिर्फ पोटाश है और दूसरा मिनरल है ही नहीं। तो अगर खेत में चाहिए यूरिया और हम डाल रहे हैं पोटाश वाला मैन्यूर, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है। तो सॉइल टेस्ट करना है, और सॉइल टेस्ट करने के बाद पता करना लेना है कि उसमें किस चीज की कमी है। पता चलता है सॉइल में यूरिया की कमी है, पता चलता है सॉइल में मैन्यूर में पोटाश की कमी है, तो जिस चीज की कमी होगी हम सॉइल में क्या करेंगे, वही वाला फर्टिलाइजर डाल देंगे, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तीसरी बात, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब कीड़े मारने की, कीड़ों को कंट्रोल करने की, है ना। जो भी पेस्ट उग जाता है, घर पतवार, जो भी खार पतवार घास फूस उग जाती है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो घास फूस नहीं हुई, जिससे फसल हुई, तो जो पौधा होगा अच्छा ग्रो कर पाएगा हमारा, है ना। और साथ साथ कीड़े अगर फसल को नहीं खाएंगे तो भी प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और हमें क्या करना है ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है खरपतवार, यानी कि जो घास फूस उग जाती है और कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको दूर करने के लिए दवाई डाली जाती है उसमें, फसल में, खेत में। इससे क्या होगा, घास फूस अगर नहीं उगेगी तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, और कीड़े नहीं रहेंगे तो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, और पेस्टिसाइड मतलब खरपतवार नाशक, है ना, आता है, ऐसी दवाई आती है, किसान इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, खेत पे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये किसमें करना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो चलिए हम देखते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अगला कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर की जो मशीनरी टूल्स लगते हैं, यानी जो भी उसमें मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी टूल्स यानी औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। फॉर एग्जांपल, हमें प्लो, जो बैल वाला प्लो होता है, बलक कार्ट वाला, है ना, उसका इस्तेमाल करने की वजह हमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। और लेवलिंग के लिए लकड़ी का या जानवर का इस्तेमाल न करते हुए हमें क्या करना चाहिए, जो ट्रैक्टर में लेवलिंग मशीन होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और तो और हमें हार्वेस्ट करने के लिए हैंड लेबर जो होते हैं, मैनुअल लेबर, उनका इस्तेमाल नहीं, कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब काम को करने से क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा टाइम सेव होगा, और साथ ही साथ जो टेक्निक है खेती की वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और ये रिजल्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ फार्मर के एक्स्ट्रा इनकम में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के इंक्रीज में। चलिए बात करते हैं अगला। हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, पानी देना, है ना। तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनको बढ़ाना। जी, फसल तभी अच्छी होगी जब फसल को क्या मिलेगा, पानी। इंडिया में 40% से ज्यादा खेत ऐसे हैं, हमारे पूरे इंडिया में जितने भी खेत होंगे, जितने भी किसान हैं, उसमें से 40% लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करते हैं, यानी बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्शन होगा, नहीं हुई तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमें बदलनी है। जो 40% बारिश के ऊपर डिपेंड है, उनके पास भी हमें क्या करना है, इरिगेशन प्रोडक्ट पहुंचाना है, यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उनके तक पहुंचाने, यानी कि क्या करना है, हमें गांव-गांव में नहरें बनानी होगी। और वो नहरें कहां से जुड़ी होंगी, वो नहरें जुड़ी होंगी किससे, हमारे नदियों से, जिससे हर खेत तक क्या पहुंच सके, पानी पहुंच सके। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हमें ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, कम से कम कुएं, वेल्स तक खुदवाने होंगे, ताकि किसान क्या कर सके,
पानी अवेलेबल कर सके, सिंचाई कर सके अपने प्रोडक्शन की, जो भी एग्रीकल्चर है, अनाज है, जो भी उसने खेत में फसल लगाई है क्रॉप के लिए, क्या कर सके वो इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था कर सके। और तो और अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो हमें जगह जगह डैम्स बनाने चाहिए, रिजर्वायर्स बनाने चाहिए, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, और उस बारिश के पानी का इस्तेमाल हम किसके लिए कर सकें, खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकें, नहरों के थ्रू, कैनल्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू बना के हम ऐसा कर सकें। और कौन सी बातें हैं, यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, हमें सॉइल कंजर्वेशन की न्यू मेथड्स को अपनाना होगा। पुरानी मेथड से सॉइल कंजर्व होती है लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, हमें नए मेथड, साइंटिफिक मेथड अपनाने होंगे जिससे मिट्टी को बचाया जा सके। यानी हमें क्रॉप को चेंज करते रहना होगा, यानी जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसको चेंज करें खेत में हर 2-3 साल में। इससे क्या होगा, हमारे खेत की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम बार बार खेत में अगर गेहूं उगा रहे हैं, देखिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बार बार खेत में हम गेहूं उगा रहे हैं लेकिन गेहूं को मान लीजिए आयरन मिनरल चाहिए होगा उस सॉइल से, तो बार बार गेहूं आयरन खींचते जाएगा उस सॉइल से हर साल क्रॉप में, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि 4-5 सालों में, 8-10 सालों में उस सॉइल में से आयरन लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो फसल अच्छी उगेगी क्या, नहीं उगेगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने वीट लगाया, अगली बार हम उसमें राइस उगा देंगे, तो इससे क्या होगा, राइस को आयरन नहीं चाहिए होगा तो राइस दूसरा मिनरल लेगा, तो वो आयरन मिनरल 1 साल के लिए बच गया, तो फिर अगले साल वो रिप्लेनिश फिर से बन जाएगा, फिर इस्तेमाल होगा। यानी ऐसा वाइस वर्सा करने से, ऐसा चेंज करते रहने से, अल्टरनेट करने से, क्रॉप का जो पैटर्न है ये चेंज करने से क्या होगा, खेत को फर्टिलिटी फिर से वापस पाने का मौका मिलेगा और हमारा प्रोडक्शन और बढ़ेगा। ठीक, और हमें कौन से काम करने हैं, टू इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग करने के लिए हमें फैसिलिटीज बढ़ाना होगा। यानी किसानों का फसल जो है आसानी से बिकना चाहिए, उनका जो अनाज उगा है खेतों तक, खेतों से उनके स्टोर हाउस तक या मार्केट या कृषि मंडी तक आसानी से और सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट से पहुंच जाना चाहिए। हमें रोड बनाने होंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करानी होगी, और तो और किसानों को अपना सामान बेचने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, ऐसा प्रोडक्शन करना होगा। और तो और हमें क्या करना होगा, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करनी होगी। जैसे कि आप देखते हैं गवर्नमेंट ने किसान चैनल बना के रखा है ना, डीडी किसान, उस पर फसलों की जानकारी, मौसम की जानकारी, किस तरह से खेती करनी चाहिए, सारी जानकारी दी जाती है। इससे किसान क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, और लोग वो सब देखकर दूसरे लोग भी क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा खेती करने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इन सब का रिजल्ट एक ही निकलता है, क्या, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और देखिए और क्या किया जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज, यानी लोन फैसिलिटीज यानी पैसा जो अवेलेबल है उसकी फैसिलिटी हमें देनी होगी, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम लोन फैसिलिटी किसान को अवेलेबल करा पाएंगे तो किसान क्या करेगा, लोन लेके ज्यादा फसल उगाएगा, ज्यादा फसल उगेगा, फिर क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा अनाज उगेगा, बाद में वो लोन भी चुका देगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, अगर किसान के पास बीज खरीदने को, ट्रैक्टर खरीदने को पैसा ही नहीं है तो खेती शुरू ही नहीं कर पाएगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमने लोन अवेलेबल करा दिया आसानी से, बैंकों ने लोन दे दिया किसान को, या 0% इंटरेस्ट पे लोन दिया, या लोन बाद में कई किसानों का कर्ज भी माफ होता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कीम से। तो ये सारी चीजें हमें करनी होंगी, इससे किसान ज्यादा से ज्यादा खेती करने को क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, और देश को इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, देश की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की। जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन सी खास बातें करनी है। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है ऐसा करके ये बोलने से नहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने वाला, ये बोलने से ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। हमें कुछ खास कंडीशन रखनी होगी, कुछ खास एक्टिविटी करनी होगी। कौन सी एक्टिविटी करनी होगी, उन्हें ही कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसकी हमने यहाँ पर बात की है। हमने देखा कि हमें हाई क्वालिटी यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमें क्या करना होगा, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यानी घास फूस मारने के लिए, कीड़े मकोड़े मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमें खेती में एग्रीकल्चर मशीनरी, न्यू टूल्स, इन सब का इस्तेमाल करना होगा, साइंटिफिक मेथड से खेती करनी होगी। और तो और हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी सिंचाई की व्यवस्था है और बढ़ानी होगी, नहरों का जाल बिछाना होगा, जगह जगह ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स खुदाने होंगे, डैम, रिजर्वायर बनाने होंगे ताकि किसानी की फसलों को आसानी से पानी मिल सके। और हमें क्या करने होंगे, सॉइल कंजर्वेशन की मॉडर्न मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड है, वो अपनानी होगी जिससे सॉइल का लॉस ना हो, यानी सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल की फर्टिलिटी ना जाए। ठीक, और हमें क्या करने होंगे, जो किसान का एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, जैसे कि उनके जो भी फसलें हैं उसकी मार्केटिंग के लिए, है ना, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना होगा आसानी से।
और तो और हमें किसानों के लिए लोन फैसिलिटी भी बढ़ानी होगी ताकि किसान को आसानी से लोन मिले और वो क्या कर सके, उस लोन का इस्तेमाल करते हुए खेती कर सके, बड़े बड़े मशीन टूल्स खरीद सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और वो लोन भी चुका देगा। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया, लोन भी चुका दिया, किसान को भी प्रॉफिट हो गया और ढेर सारी खेती भी होगी। तो यही सारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रीन रिवोल्यूशन का। यही सारा हमें परफॉर्म करना है किसमें, ग्रीन रिवोल्यूशन में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट आर इज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, रैपिड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ, क्या बताएंगे आप, हाइडिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न मेथड्स या साइंटिफिक टेक्निक्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसे ही कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आर एज फॉलोज, ऐसा हम कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, इसका आंसर, और पूरा हमने डिटेल में जान लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिवोल्यूशंस की। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले रिवोल्यूशन जो कि है व्हाइट रिवोल्यूशन की। चलिए हम बात करते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन की। व्हाइट रिवोल्यूशन को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति, और इसका एक और नाम है, ऑपरेशन फ्लड। जी हाँ, इसका नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाइट रिवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। कई बार मैचिंग में, ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जा सकता है ना, तो आपको क्या बताना है, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवोल्यूशन का दूसरा नाम है। ग्रीन रिवोल्यूशन का कोई दूसरा नाम नहीं है, जबकि व्हाइट रिवोल्यूशन का दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका, ऑपरेशन फ्लड। चलिए हम बात करते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन कहते किसे हैं। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है ना, जितना भी दूध का प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, है ना, तो उस मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, इसे ही क्या कहा गया है, व्हाइट रिवोल्यूशन कहा गया। चलिए हम इसकी एकदम परफेक्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, एकदम सिस्टमेटिकली ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन with the help of dairy development programs in rural areas is known as white revolution। क्या होता है, इंक्रीज करना है किस चीज का, मिल्क प्रोडक्शन का, किसकी मदद से, विथ द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप रिलेट कीजिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या इंक्रीज करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसमें क्या इंक्रीज करना है, मिल्क प्रोडक्शन, उसमें विथ द हेल्प ऑफ हाइडिंग वैरायटी सीड्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरिया इज नोन एज व्हाइट रिवोल्यूशन। आप दोनों की डेफिनेशन बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं, बस दोनों को कंपेयर कीजिए। वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, यहाँ पे इंक्रीज क्या करना है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है ना, वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर, हाइडिंग वैरायटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था उसकी हेल्प से, जबकि यहाँ पर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से करना है रूरल एरियाज में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। इसका एक दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। और तो और ये व्हाइट रिवोल्यूशन एक और चीज से रिलेटेड है। व्हाइट रिवोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जानवर पालने होंगे, और जानवर पालेंगे तो उसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि ये चीज, यानी कि ये व्हाइट रिवोल्यूशन, ये मिल्क प्रोडक्शन ज्यादातर संबंधित है, बहुत ही नजदीकी संबंधित है, किससे, हमारे एनिमल हस्बेंड्री से, यानी पशुपालन से ना, एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री से। तो हम क्या कहेंगे, व्हाइट रिवोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल रियरिंग। तो जो व्हाइट रिवोल्यूशन है ना, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग। जो हमारा श्वेत क्रांति है, व्हाइट रिवोल्यूशन है, किससे रिलेटेड है, एनिमल रियरिंग से रिलेटेड है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड है। किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। हमारे देश में शुरू हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। क्या किया गया था, हमारी गवर्नमेंट ने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाया। तो क्या हुआ, एनिमल खरीदने के लिए, शेड बनाने के लिए, जानवरों को रखना, उनको चारा खिलाना, उनका इलाज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो देश में सोसाइटी बनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या करती थी, ये सहायता समूह थे, ये क्या करते थे, उन किसानों को लोन प्रोवाइड करते थे जो एनिमल रियरिंग करना चाहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना। जगह जगह गांव में डेयरी बनाई गई। डेयरी से क्या होता है, गांव के जितने भी किसान होंगे सब अपना दूध लाके उस डेयरी में बेचते हैं। वो डेयरी वाला क्या करता है, उसको शहर पहुंचाता है ना, कंपनी में बेचा जाता है, आइसक्रीम बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए और दूसरी स्वीट्स बनाने के लिए। यानी इससे फायदा हो रहा है किसानों का भी, लोगों का भी आसानी से मिल रहा है, फैक्ट्रीज भी चल रही है, इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन भी हो रहा है, इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो रहा है। ठीक, ये सब किससे पॉसिबल हुआ है, ऑपरेशन फ्लड यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन से। तो सोसाइटीज ने क्या किया, उन किसानों को लोन देना प्रोवाइड किया जो भी एनिमल रियरिंग करना चाहती थी। इस तरह की जो मिशन है, इस तरह के जो प्रोग्राम से ये स्टार्ट हुए सबसे पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, फिर वहां से आसपास के जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहां भी पूरी तरह से फैल गया। यानी इन सभी जगह पर व्हाइट रिवोल्यूशन फैल गया। और ये वही समय था जब
अमूल जैसी कंपनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती थी, आप देखते होंगे ना, अमूल बटर बनाता है, पनीर बनाता है ना, इन सब चीज़ें जो बनाता है अमूल, मिल्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो ये क्या ध्यान रखना है कि उसी वक्त बहुत फेमस हो गया अमूल, या उसने ही इसको बढ़ाने में बहुत हेल्प की है, खासकर गुजरात से। अक्सर नाम आता है मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा लीडिंग स्टेट है, तो गुजरात ही सबसे लीडिंग स्टेट है। किस वजह से? इसी ही व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से, है ना। तो इस तरह से व्हाइट रिवॉल्यूशन चला गया है और इसमें इंक्रीज में करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले रिवॉल्यूशन, जो कि है येलो रिवॉल्यूशन। जी हाँ, येलो रिवॉल्यूशन क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। द स्ट्रेटेजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान बनाना, यानी प्रोग्राम बनाना, समझिए आप, स्कीम समझ लीजिए, है ना। द स्ट्रेटेजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। किस फील्ड में? क्रॉप के प्रोडक्शन में। कौन सी क्रॉप के प्रोडक्शन में? एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। जी हाँ, एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, वो तेल, वो सीड्स जिनसे खाद्य तेल बनता है, यानी कि जिससे हम तेल ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, सीसम यानी कि तिल हो गया, और जैसे कि क्या कहते हैं उसको, सरसों का बोलते हैं ना, उससे सरसों का तेल, ग्राउंड नट फली का तेल, सोयाबीन ऑयल, यानी उन सभी से जिससे हम ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं, उन सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना था। ठीक है, उसी को क्या बोला गया है? येलो रिवॉल्यूशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, और एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो येलो रिवॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, हर रिवॉल्यूशन में किसी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसका बढ़ाना था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना। और व्हाइट में किसका बढ़ाना है? मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और येलो में किसका बढ़ाना है? एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसी को क्या बोला गया है? येलो रिवॉल्यूशन बोला गया है, क्योंकि आप देखते होंगे ये जो ऑयल होता है लगभग येलोविश ही होता है, इससे इसको नाम दिया गया है येलो। और वो जो मिल्क होता है व्हाइट होता है, इससे इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है। तो द स्ट्रेटेजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, यानी एडिबल ऑयल खाद्य तेल और ऑयल सीड्स यानी तेल वाले जो बीज होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, साइंटिस्ट लोग लैब बनाएंगे, टेस्टिंग होगी, रिसर्च होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के जो भी काम होगा, इसी को क्या बोला गया है? येलो रिवॉल्यूशन बोला गया है। गवर्नमेंट ने क्या किया? 1987-1988 में मिशन चलाए ताकि क्या किया जा सके? इस एडिबल ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। उसके पहले हमारे देश में एडिबल और ऑयल सीड का प्रोडक्शन बहुत ही घट गया था, बहुत ही कम हो गया था। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोन फैसिलिटी नहीं थी, हमारे इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, और किसानों को अवेयर और मोटिवेट ही नहीं किया जाता था। या फिर ऑयल सीड बनता भी तो उन्हें प्रोडक्शन होता भी था तो उसे खरीदने वालों उस ऑयल को प्रॉपर रेट नहीं मिलता था, सपोर्ट प्राइस उनको सही नहीं मिलता था, किसानों का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी कीमत सही नहीं मिलती, तो किसानों ने उगाना बंद कर दिया था, उनके पास इरिगेशन की सुविधा भी नहीं थी। इसी कारण की वजह से हमारे देश में एडिबल ऑयल और ऑयल सीड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट गया था, दिन ब दिन कम होते गया था। यही कारण है कि हमारे फार्मर्स ने इसका प्रोडक्शन कम कर दिया था। फिर गवर्नमेंट ने 1987 और 1988 में क्या किया? मिशन चलाया, प्रोग्राम चलाया, और क्या किया इसमें? किसानों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी, किसानों को मार्केटिंग फैसिलिटी दी, किसानों के लिए क्या किया? स्टोरेज हाउस बनवाए, किसानों के प्रोडक्शन का अच्छा सही कीमत दिया उनको, है ना। उन्होंने अगर मान लीजिए किसी ने ग्राउंड नट उगाया या सरसों उगाया तो उसको सही पैसा दिया ताकि वो क्या कर सके आगे और प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट हो, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की ताकि वो खेती कर सके। ये सारे काम किए, लोगों को ट्रेनिंग दी, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी ताकि वो क्या कर सकें? इन सबको उगाना सीख सके और देश में क्या हो जाए? एडिबल ऑयल और ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इसी को क्या बोला गया है? येलो रिवॉल्यूशन बोला गया है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर वो एनिमल रेंज से रिलेटेड है तो इसमें भी तो अनाज ही तो उगाना है ना, इसमें भी क्रॉप ही तो उगाना है, तो ये हमारे किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो येलो रिवॉल्यूशन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसे नील क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील क्रांति। चलिए हम बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्या करना है? प्रोग्रेस करना है, यानी ज्यादा डेवलपमेंट करना है और रैपिड इंक्रीज करना है। आप समझ लीजिए, इन प्रोडक्शन यानी उत्पादन में, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन किसमें? फिशरीज में। फिशरीज मतलब समझ लीजिए आप मछली पालन, है ना, मत्स्य पालन जिसे कहा जाता है। इन फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री इज नोन एज ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या है कि प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री इज नोन एज ब्लू रिवॉल्यूशन। हमें मछली उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा लोग मछलियां पालें, मछलियां क्या करें? प्रोड्यूस करें, उसे ही हम क्या कहेंगे? ब्लू रिवॉल्यूशन कहेंगे। ये जो है एनिमल रेयरिंग से रिलेटेड है, ये भी क्लोजली किससे रिलेटेड है?
एनिमल रेयरिंग से रिलेटेड है। इसे एक और नाम दिया जाता है पिसिकल्चर। जी हाँ, इसे कहते हैं पिसिकल्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज पिसिकल्चर। मछली पालन को यानी कि मत्स्य पालन को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है पिसिकल्चर। अगर कोई मछली पालन का काम करता है ना, फिश रियरिंग करता है, उसे क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं। और एक फैक्ट आपको बताते हैं, अगर कोई हनी बी रियरिंग करता है यानी कि मधुमक्खी पालन करता है तो उसे एपीकल्चर कहते हैं। APICULTUR, हाँ, उसे एपीकल्चर भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया इन सब की बातें। और हम आगे और पढ़ेंगे कि एक और है, जैसे कि आप फूलों की खेती करते हैं, है ना, तो उसे हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। उसकी बात हम और डिटेल में करेंगे, पर अभी हम ब्लू रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, फिशरीज सेक्टर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। क्या कहलाएगा, ब्लू रिवोल्यूशन कराएगा, है ना। तो ब्लू रिवोल्यूशन चलाए गवर्नमेंट ने ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके, और तो और ये ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। और इसका एक और सीधा सीधा रीजन है कि फिश से बहुत सारी फिश ऑयल निकलता है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। बहुत सारे केमिकल्स फिश से प्राप्त होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो फिश से बनती है। तो हमें क्या होगा, उस मेडिकल इंडस्ट्री में भी क्या हो, बूस्टअप मिलेगा, किसकी वजह से, इस फिश प्रोडक्शन के इंक्रीज से। और तो हम बताते हैं इस फिश प्रोडक्शन के बारे में। फिश प्रोडक्शन करने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। पर फिश प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वाटर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, यानी कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स चाहिए होंगे। ठीक, इसके लिए लोग और अवेयर होंगे। अगर लोग मछली पालन करना चाहते हैं तो लोग ऑब्वियसली पानी बचाएंगे ही, तालाब रखेंगे, है ना। तो इन सब चीजों से क्या होगा, फिश का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। इससे वाटर कंजर्वेशन भी होगा साथ ही साथ, और इससे लोग क्या करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। ये सारी चीजें हो जाएंगी सिर्फ एक काम करने से, किससे, फिश का प्रोडक्शन बढ़ाने से। तो ब्लू रिवोल्यूशन यहाँ पर क्लियर है। ठीक, और हम बात कर लेते हैं, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश है। पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा मछली प्रोड्यूस करती है उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, थर्ड रैंक। एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो थर्ड रैंक है इंडिया का। ठीक, ये हमने बात कर ली है ब्लू रिवोल्यूशन की। ब्लू रिवोल्यूशन को अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय ब्लू रिवोल्यूशन या व्हाट इज ब्लू रिवोल्यूशन, तो आपको क्या बताना है कि प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर इज नोन एज ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक, और किससे, इसका एक और नाम है पिसिकल्चर। इट इज आल्सो नोन एज पिसिकल्चर। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग। ये भी एनिमल रेयरिंग में आता है क्योंकि इसमें तो मछली पाला जा रहा है। ठीक, ये भी एनिमल रेयरिंग से रिलेटेड है। साथ ही साथ फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, थर्ड रैंक है। और ये फिश प्रोडक्शन हमें करना क्यों है, क्योंकि फिश प्रोडक्शन से हेल्प होगा फूड प्रोडक्शन में, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, है ना। और बहुत सारे मेडिसिनल जो इंडस्ट्रीज होंगी उन्हें क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। मेडिकल प्रोडक्ट्स भी हमें किससे मिलते हैं, फिश से मिलता है, खासकर फिश ऑयल। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा आखिरी रिवोल्यूशन जो कि है पिंक रिवोल्यूशन। जी हाँ, हम बात करते हैं पिंक रिवोल्यूशन की। तो क्या है पिंक रिवोल्यूशन, चलिए पहले हम आपको बता दें, पिंक रिवोल्यूशन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फ्रूट प्रोडक्शन से, फल उगाने से। ठीक है, फलों का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इसी के लिए क्या चला गया था, पिंक रिवोल्यूशन। अब क्यों चला गया था इसकी सारी हम डिटेल में बात करेंगे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं पिंक रिवोल्यूशन की क्या होती है। ठीक, इंक्रीज इन फ्रूट प्रोडक्शन स्पेशली इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नोन एज पिंक रिवोल्यूशन। टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इन सभी इलाकों में फ्रूट प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देना, इम्फेसिस देना, फोकस करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन हो, इसी क्या कहा गया है, पिंक रिवोल्यूशन कहा गया है। अब क्यों करना था, तो देखिए किसी भी देश का जो सिटीजन होते हैं वो अच्छे से वर्क तब कर पाते हैं जब उनकी हेल्थ अच्छी हो, और हेल्थ अच्छी तब होगी जब उन्हें अच्छा विटामिन और मिनरल्स मिले। तो जो फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स का। यदि देश में ज्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रूट खाना अफोर्ड कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी, बढ़िया होगी। लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, अच्छे होंगे, वो क्या करेंगे, ज्यादा अच्छे से इफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाएंगे, और उन्हें डिजीज नहीं होगी। तो उनका पैसा जो डिजीज में खर्च होता था वो बचेगा। पूरी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगी, हेल्थ में डेवलपमेंट आएगा, लोगों का हेल्थ स्टेटस जो है वो सुधर जाएगा। ठीक, और लोग स्वस्थ होंगे तो ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली दूसरी चीजों में देश का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या लाया गया है, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए पिंक रिवोल्यूशन लाया गया था। ठीक, जो पिंक रिवोल्यूशन होता है, जो पिंक रिवोल्यूशन लाया गया यानी फ्रूट्स के लिए, तो ये फ्रूट्स जो है ये सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स का नेचुरल, यानी नेचुरल अगर कहीं से विटामिन मिनरल्स मिलता है तो क्या है, फ्रूट्स है। फ्रूट्स ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारे हेल्थ स्टेटस को भी अच्छा रखते हैं,
साथ ही साथ अगर इनका प्रोडक्शन हम करेंगे तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी जॉब मिल सकती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज रन कर सकती है, जैसे केचप बनाने वाली इंडस्ट्री, जैम जो बनाती है, फ्रूट जैम की जो इंडस्ट्री बनती है वो, है ना। तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी रन करती है। अब उस इंडस्ट्री में जो जॉब करते हैं लेबर, उनको इनकम मिलती है, जॉब भी मिलती है, यानी बहुत, और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। यानी एक काम करने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा है। और ये फूड प्रोडक्शन बहुत आसान चीज है। फूड प्रोडक्शन जो है, मतलब इस टर्म में हम नहीं बोल रहे आसान है, फूड प्रोडक्शन बहुत आसानी से किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के साथ। बड़े बड़े फ्रूट के जो पेड़ लगाए जा सकते हैं, और जब एक बार पेड़ ग्रो हो जाता है ना, फ्रूट का ट्री ग्रो हो जाता है, तो नीचे की जमीन खाली होती है, जिस पर हम क्रॉप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एमपी और महाराष्ट्र के किसान क्या करते हैं, ऑरेंज के ट्रीज लगाते हैं अपने खेतों में, और नीचे दूसरी फसलें उगाते हैं, साथ ही साथ ऑरेंज की भी फसल वो लेते हैं। यानी उन्हें फूड प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन भी हो रहा है, यानी उन्हें डबल फायदा है। तो इस तरह का प्रोडक्शन करने से क्या होगा, जो फार्मर है उसको भी फायदा है, कंट्री के लोगों को सस्ते में फ्रूट्स मिलेंगे, वो भी फायदा है। वरना इसके पहले जब फूड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था, ये पिंक रेवोल्यूशन नहीं आया था इंडिया में, तो हमें फ्रूट जो थे बाहर से मंगाने पड़ते थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, तो बहुत महंगे में फ्रूट्स मिलते थे। अब कंडीशन ये है कि इंडिया में पैदा होने वाले जो फ्रूट्स है, उगने वाले जो फ्रूट्स है, पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के मैंगो, बनाना, एप्पल की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, तो ये सारे फ्रूट्स हमारे यहाँ ग्रो अप करते हैं, उगाते हैं। हमारे देश का हेल्थ स्टेटस बढ़ा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी है, कई इंडस्ट्री जो फ्रूट के ऊपर चलती हैं वो भी बेस्ड हैं, वो भी चल रही हैं, लोगों को जॉब मिली है, इनकम मिली है, किसकी वजह से, इन फ्रूट प्रोडक्शन के वजह से, इस पिंक रिवॉल्यूशन के वजह से। तो ये बात की हमने पिंक रिवॉल्यूशन की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज करना किसकी मदद से, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हमने ये भी देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, लोन फैसिलिटीज को बढ़ाना, और किसानों के लिए मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फैसिलिटी लाना। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से देश में अनाज का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन से ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना था, तो इसे ही कहा गया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, हमने पढ़ा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रूरल एरियाज में। इसे क्या कहा गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का एक और नाम होता है ऑपरेशन फ्लड। जी हाँ, हमने ये भी पढ़ा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किससे, एनिमल रियरिंग से। जी हाँ, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग। हमने इसकी भी बात की। हमने भी देखा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन है जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से इन एनिमल रेयरिंग करने के लिए लोन फैसिलिटी सोसाइटी डेवलप कराती थी, और ये पूरा मिशन था। और ये स्टार्ट हुआ गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी ये पूरी तरह से फैल गया। उसके बाद हमने बात की येलो रिवॉल्यूशन की। येलो रिवॉल्यूशन क्या था, इंक्रीज करना था किसके प्रोडक्शन में, एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में। उसे ही क्या कहा गया, येलो रिवॉल्यूशन कहा गया। इसमें क्या करना था, वो भी क्रॉप जो एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करती होगी उसका प्रोडक्शन बढ़ाना था। हमने देखा कि हमारे कंट्री में इस प्रोग्राम के आने के पहले, यानी येलो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के पहले, हमारे देश में जो भी एडिबल ऑयल सीड्स थी उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट गया था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, फार्मर को हेल्प नहीं मिलती थी, अवेयरनेस नहीं था, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से ऑयल सीड का प्रोडक्शन घट गया था। फिर 1987 और 1988 में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया, गवर्नमेंट ने येलो रिवॉल्यूशन लाया और हमारे किसानों को फायदा पहुंचा, जिससे हमारे किसानों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया और एडिबल ऑयल और ऑयल सीड का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में। उसके बाद येलो के बाद हमने पढ़ा कौन सा, ब्लू रिवॉल्यूशन। ये ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोटीन फिशरी सेक्टर। जी हाँ, मछली पालन यानी कि फिश प्रोडक्शन में इंक्रीज करना ही क्या कहलाया है, ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाया है। इसे नील क्रांति भी कहा जाता है। और ये इससे करना था ताकि हमारे देश में फूड प्रोडक्शन बढ़ सके, और तो और हमारे जो मेडिकल फील्ड है उसे भी हेल्प मिल सके। फिश ऑयल जो है मेडिसिनल यूज होता है, लोगों को जॉब मिल सके, इनकम जनरेट हो, इसके लिए क्या किया गया, फिश प्रोडक्शन लाया गया। ठीक, और तो और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में फिश का, ये हमने किसमें पढ़ा, ब्लू रिवॉल्यूशन में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने बात की पिंक रिवॉल्यूशन की। पिंक रिवॉल्यूशन क्या है, जो भी फ्रूट्स होते हैं टेम्परेट और
ट्रॉपिकल एरिया में क्लाइमेट में फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इसे क्या कहा गया है, पिंक रिवॉल्यूशन कहा गया। ऐसा क्यों करना था? क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो नेचुरल विटामिन और मिनरल्स का एक नेचुरल सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंट्री की, हमारे लोगों की हेल्थ स्टेटस अच्छी होगी, वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये था पिंक रिवॉल्यूशन। तो आज हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और पिंक रिवॉल्यूशन की बात की। इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर जो आए हैं उसमें हमने बात की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स की, और साथ ही साथ हमने बात की है सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। इतना सब हम अपने 3 वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आपको ये वीडियोस देखते रहना है और रिवाइज करते रहना है। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स और उनके हर्बल यूज की। जी हाँ, हर्बल प्लांट जो होंगे, औषधीय पौधे जो होंगे, जैसे कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनका इस्तेमाल क्या है, इनका फायदा क्या है, इनका मेडिसिनल यूज क्या है, कौन सी बीमारी ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है, कौन सी दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, किचन में किस तरह से इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, इन सब के बारे में हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आपको इन वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से देखते रहना है और इसी तरह आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स होंगे वीडियो में आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा चैनल विद्या स्थलीवाले सर।